तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को जब अपने स्टार्ट करें तो फिर अपन को सबसे पहले देखना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों बिल्कुल वैसा ही जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी देखी थी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The total number of electric lines of force passing through the surface normally when the surface placed in electric field. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। The total number of magnetic lines of force passing through the surface normally when the surface placed in magnetic field is called magnetic flux. इसको भी phi से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा? तो आप यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दीजिए, यहाँ पर साउथ पोल रख दीजिए। यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ क्या करेंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करेंगी। इसमें मान लीजिए आपने कोई प्लेन रख दिया है, तो इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उनको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट एस। तो यहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट बता रहे हैं, एक्चुअली में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और उसमें यदि हमने किसी प्लेन को ऐसा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, डेफिनेटली ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। और आप सबको पता है एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो मान लीजिए ये प्लेन है, इसका एरिया का डायरेक्शन ये है। यहां पर मान लीजिए आप इसको एस से डिनोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एस से, ए से भी कर सकते हैं, जिससे भी करें आप, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू एक्चुअली होता है बी डॉट ए, या फिर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्योंकि आपको मालूम है टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहां पर भी थीटा एक्चुअली में क्या होगा? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ प्लेन। थर्ड बच्चों, यदि हम लोग बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम लोग को मालूम है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि कॉस थीटा तो जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, उसको तो आप एमएलटी के फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, अब यदि मैं पूछता हूँ आपसे मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता था एफ अपॉन एम। व्हाट इज एफ? फोर्स। व्हाट इज एम? पोल स्ट्रेंथ। और ये एरिया तो आपको पता है इसके लिए तो एल स्क्वायर हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो एम एल टी माइनस टू। पोल स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर, तो ए इंटू एल इंटू ऑफ एल स्क्वायर। तो ये एल क्या हो गया? कैंसिल। तो फाई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट, फोर्थ यूनिट, इसकी सीजीएस सिस्टम में, मैग्नेटिक फ्लक्स के सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल। और एसआई सिस्टम में होती है वेबर। वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू, रिलेशन है फिफ्थ, 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज वेबर? व्हाट इज वेबर? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे यदि आप लोग देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट आप लोग बोलते हैं ना न्यूटन पर, आपने एक बोला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक बोला वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक बोला टेस्ला। तो आप जो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं
वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहीं से निकली है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू आप क्या बता रहे हो, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए बोल रहे हो, तो फाई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया वेबर और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक जो यूनिट आप लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, उस वक्त जब मैंने आपको बताई थी तभी मैंने बोला था आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा मैं उस वक्त बताऊंगा ये यूनिट कहाँ से निकली है। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, और थीटा 0 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तब होंगे जब जो सरफेस आपने रखा, जो प्लेन आपने रखा, वो कैसा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये सरफेस कैसा रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आपको समझना होगा, यदि मान लीजिए सपोज जैसा मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये प्लेन है और ये प्लेन ऐसा रखा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तभी तो थीटा 0 होगा। ये प्लेन भले ही परपेंडिकुलर पर इसका एरिया का डायरेक्शन तो ऐसा होगा ना, कैसा होगा एरिया का डायरेक्शन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एरिया का डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना हो जाएगा, 0। और यदि थीटा 0 हो गया तो आपको पता है cos 0 1 होता है। ये cos की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। तो जब यहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, मतलब फ्लक्स कैसे मिलेगा, मैक्सिमम। तो सही मायने में यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम। जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी सब परपेंडिकुलर होंगी, और जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, B इंटू ए। लेकिन यदि इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 90, ये थीटा 90 कब होगा, जब इस प्लेन को आप, इस सरफेस को आप ऐसा रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो इस कंडीशन में ये डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन किसका होगा, एरिया का। दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, थीटा 90 तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से कितना पास होगा, 0। सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जाएंगी। और आपको समझ में आ रहा है डेफिनेशन से कि आप किसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इस प्लेन के कैसी जाएं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जा रही, सब इसके सरफेस को कॉन्साइड करती हुई जा रही हैं, इसलिए इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। मेरी बात समझ में आ रही है आपको भाई। यदि मान लीजिए ये कॉइल है, प्लेन है, आपने ऐसा रख दिया मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस कैसे जाएगी, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं आएंगी। जो परपेंडिकुलर पास होती उनको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, आप लोग को सेल्फ एक क्वेश्चन जो है उसके ऊपर डिस्कस करना है, लिखना है। जनरली वो क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फेराडेज एक्सपेरिमेंट। अब ये फेराडेज एक्सपेरिमेंट जो है मैं एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ, पर इसके ऊपर नोट्स आप लोग सेल्फ बनाइए। तो फेराडे जो है उसकी कहानी थी, कहते हैं कि फेराडे जो है वो बहुत डूबा हुआ साइंटिस्ट था और जनरली अपने साथ में एक कॉइल और एक मैग्नेट लेके घूमता रहता था, ऐसा कहानी है। और कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा उसमें उलझे हुए रहते थे कि हमेशा अपनी कॉइल और मैग्नेट लेके जाते थे। तो कहीं उनको शायद खाने वाने पे बुलाया था, तो उसमें भी वो गए अपनी वाइफ के साथ में, और वहाँ पर जब बैठे तो वो डाइनिंग के वहाँ पर
सब लोग बात कर रहे हैं और वो अपना कॉइल निकाला उनने और एक मैग्नेट के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और फिर पता चला उसमें उनकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया कि यार यहाँ पर हम लोग खाना खाने गए और ये इस तरीके से कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो उनने बहुत जन से उसको उनके ऊपर झंझोला, डांटा, ये क्या है यार, किसी के घर अपन आए और ये कर रहे हो। तो कहते हैं कि उनने उस वक्त गुस्से में उसको फेंका था, कॉइल को और मैग्नेट को, लेकिन उस वक्त उनको वो कुछ घटना दिखी और उसी के बाद से एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ऐसा सुना है। पर चलिए ठीक है, क्या होता है आप देखिए, ये फेराडे से एक्सपेरिमेंट क्या है ये। तो फेराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली और इस कॉइल को उसने गैलोनमीटर के साथ में कनेक्ट किया, गैलोनमीटर के साथ में कनेक्ट किया, और फिर उसने एक मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया। यह मैग्नेट जो था इसके नॉर्थ पोल को यहाँ क्लोज लाया। उसने देखा जब हम मैग्नेट को जब क्लोज लेके जा रहा है तो इस गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे जब गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो गैलोनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसमें से करंट पास होगा। इसका मतलब है कि मैग्नेट के क्लोज ले जाने से कॉइल में करंट जनरेट हुआ है। फिर उसने इस मैग्नेट को ले जाकर इस कॉइल के पास में ले जाकर रोक दिया। उसने देखा कि जब ये क्लोज ला रहा था तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, जब इसी कॉइल को के पास में ले जाकर रोक दिया तो गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0, जब उसने मैग्नेट को रोक दिया। फिर उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, पर अब की बार ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर ले गया। तो जब वो दूर ले जाने लगा तो उसने देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है इस गैलोनोमीटर में, पर अब की बार जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पहले जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसके ठीक अपोजिट हो रहा है। ये फेराडेस के एक्सपेरिमेंट हैं जो आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। उसने सेम प्रैक्टिकल रिपीट किया, पर अब की बार उसने क्या किया कि नॉर्थ की जगह पर साउथ पोल को क्लोज लेकर आया। उसने देखा कि यहाँ पर कॉइल के क्लोज, कॉइल से लिंक जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे नॉर्थ पोल को क्लोज ला रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, वैसे साउथ पोल को भी क्लोज लाने से डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर अब की बार ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब नॉर्थ पोल को जब क्लोज ला रहे थे तो जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके ठीक अपोजिट साउथ पोल के क्लोज होने के कारण। फिर उसने साउथ पोल को क्लोज ले जाकर रोक दिया। उसने देखा गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। अच्छा, ये मैं जो समझा रहा हूं ना, तो इसमें ये कॉइल है, ये गैलोनोमीटर है। मैं बाद वाले डायग्राम में केवल आपको क्या शो कर रहा हूं, गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा हूं, पर एक्चुअल में वो तो ये पोजीशन चल रही है। यहां मैं केवल शो कर रहा हूं आपको गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन। तो जब उसने साउथ पोल को क्लोज ले जाकर रोक दिया, उसने देखा, प्रैक्टिकली देखा कि यहां पर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। फिर इस साउथ पोल को दूर ले गया वो, तो दूर ले जाने से उसने देखा कि नॉर्थ पोल को जब दूर ले जा रहे थे तो जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके ठीक अपोजिट हो रहा है। उसने सेम प्रैक्टिकल किया, पर अब की बार नॉर्थ पोल को कॉइल के क्लोज ले गया फास्ट। जब वो फास्ट ले गया उसने सेम प्रैक्टिकल रिपीट किया, पर अब की बार वो मैग्नेट को फास्ट लेकर आया। जब वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फास्ट लाया तो उसने देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है पहले ही की तरह, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है। उसने ले जाकर रोक दिया, उसने देखा फिर डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फास्ट दूर ले गया, उसने देखा दूर ले जाने से डिफ्लेक्शन पहले के समान हो रहा था लेकिन बढ़ गया डिफ्लेक्शन, मतलब ज्यादा करंट जनरेट हो रहा है। सेम उसने साउथ पोल के साथ किया। ये फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसने एक और तरीके के एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर उसने ये सब कुछ कंक्लूजन निकलता है जिसको आप अभी समझेंगे। अब की बार उसने क्या किया, 2 कॉइल ली इस तरीके से, एक ये कॉइल ली
और इस कॉइल को लिंक कर दिया उसने, कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। दूसरी एक और कॉइल उसने ली, इसके क्लोज रखी और इस कॉइल में से इस कॉइल में उसने सेल को कनेक्ट कर दिया। जिस कॉइल को सेल से कनेक्ट किया उसको उसने बोला प्राइमरी, और जिससे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अब प्राइमरी कॉइल में जैसे उसने स्विच प्रेस किया तो डेफिनेटली प्राइमरी कॉइल में से करंट पास हुआ, लेकिन करंट यहां से पास हुआ, डिफ्लेक्शन सेकेंडरी में हो रहा है। ये देख रहा था, दोनों कॉइल काफी क्लोज थी। प्राइमरी कॉइल का स्विच प्रेस किया और डिफ्लेक्शन किस में हो रहा है? सेकेंडरी में हो रहा है। फिर जब लॉन्ग प्रेस करके रखा तो उसने देखा ये डिफ्लेक्शन होने के बाद वापस जीरो हो गया। अब की बार उसने स्विच को ऑफ किया, सर्किट ऑफ किया। जैसे ही सर्किट ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, यहां पर करंट की वैल्यू क्या हुई? कम हुई, जीरो हुई। लेकिन उसने देखा फिर से यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर पहले के अपोजिट। तो मतलब वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं प्राइमरी कॉइल में से करंट पास करवा रहा हूं, डिफ्लेक्शन सेकेंडरी में हो रहा है। स्विच ऑन करते समय जिस डायरेक्शन में हो रहा था, स्विच ऑफ होते समय उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। और लॉन्ग स्विच को प्रेस रखते हैं तो डिफ्लेक्शन जीरो है। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है, और डेफिनेटली इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहां करंट जनरेट हो रहा है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकला उसका कि ये जो कॉइल है, जब हम उसके क्लोज यदि मैग्नेट को लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली मैग्नेट से क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेट से डेफिनेटली क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यदि ये कॉइल है और इसके क्लोज यदि मैग्नेट को आप ले जाओगे तो डेफिनेटली मैग्नेट से क्या निकल रही थी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रही होंगी और कुछ बाहर जा रही होंगी। तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इससे लिंक हो रही हैं वो तो ये है। जैसे जैसे मैग्नेट क्लोज होते जा रहा है तो जो बाहर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी इससे लिंक हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि मैग्नेट जब दूर है तो कॉइल से मान लीजिए कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रही है? 50। थोड़ा और पास हो गया तो पता चला 60 हो गई। जो बाहर जा रही थी उनमें से भी 5 और आ गई, 10 आ गई, कितनी हो गई? 60। और क्लोज लाए तो पता चला 70। मतलब जैसे जैसे पास लाते जाओगे मैग्नेट को तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता जाएगा? चेंज। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है। जब पास में ले जाकर आपने रोक दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया। जितनी लिंक होनी है वो सब लिंक हो गई, लेकिन चेंज बंद हो गया। इसका मतलब कॉइल में केवल करंट तब तक जनरेट होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। अच्छा, दूसरी बार उसने क्या किया? मैग्नेट को फास्ट लाया था, और मैग्नेट को फास्ट लाने से डिफ्लेक्शन बढ़ा है। डिफ्लेक्शन बढ़ा मतलब करंट बढ़ा है, और यदि करंट इंक्रीज हुआ है इसका मतलब ईएमएफ भी इंक्रीज हुआ। करंट किस पर डिपेंड करता है भाई? कोई वोल्टेज बढ़ा है इसका मतलब, जिसको अपन ईएमएफ बोल रहे हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज। इसका मतलब है कि यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और ये वोल्टेज जो इंक्रीज हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब पर सेकेंड, मतलब शॉर्ट टाइम dt में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है d∅, तो 1 सेकेंड में जो चेंज होगा उसको क्या बोलोगे आप? d∅/dt। और 1 सेकेंड में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फैराडे ने कंक्लूजन निकाला और अपने लॉ जो है वो प्रपोज किए, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने
अब नेक्स्ट हमको प्रपोज किए लॉ, जिनको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो जनरली आप लोग को एग्जाम में भी आता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ बोला, उस फर्स्ट लॉ में तो वही बोला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, कि कॉइल में केवल तब तक ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और प्रोड्यूस होने वाले करंट को अपन बोलते हैं इंड्यूस करंट। प्रोड्यूस होने वाले करंट है तो चार्ज भी प्रोड्यूस होगा, तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो उसने यही दिया। क्या था फर्स्ट लॉ? whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, then EMF and electric current produced in the coil, this phenomena is called electromagnetic induction, and the corresponding EMF is called induced EMF, and the corresponding current is called induced current, right? तो ये उसका फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ ये था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है E, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। जितना ज्यादा रेट रहेगा, जितना फास्ट आप मैग्नेट को पास लाएंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज E? इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड व्हाट इज डी फाई बाय डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू, यदि हम लोग करते हैं बच्चों, तो ये होता माइनस एन इंटू डी फाई बाय डी टी। यहां n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल है, मतलब जो आपने कॉइल ली थी यहां पर, उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली व्हाट इज E? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप सबको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, I इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाय डी टी। व्हाट इज I? इंड्यूस करंट। एंड व्हाट इज R? रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन बाय आर इंटू डी फाई बाय डी टी। ये माइनस का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपको। पर I का मतलब इंड्यूस करंट, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, और R का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल, और डी फाई बाय डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, तो आप सबको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट इज I? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो डेफिनेटली I की जगह जाएगा डी क्यू बाय डी टी, जाएगा माइनस एन बाय आर इंटू डी फाई बाय डी टी। ये डी टी अलग, तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन बाय आर इंटू ऑफ डी फाई। What is dq? Induced charge, and number of turns in a coil, r resistance of a coil, and d phi change in magnetic flux. अब आपको यहां पर देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर बाद में क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ रेट पर डिपेंड करता है, मतलब आप फास्ट मैग्नेट को लाओगे तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो इंड्यूस करंट है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर भी। मतलब जितना फास्ट लाओगे पर सेकंड, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट होगा। लेकिन चार्ज में देखो आप, इंड्यूस चार्ज केवल नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे आप मैग्नेट को फास्ट लाइए चाहे स्लो लाइए, जितना चार्ज प्रोड्यूस होना उतना ही प्रोड्यूस होगा। मतलब ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है इट इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बच्चों है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों जैसे मान लीजिए सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये क्रॉस बना रहा हूं और इस क्रॉस का मतलब आप समझने लग गए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको समझ में आ रहा है क्रॉस बनाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट्स। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी जा रही है, बिहाइंड द बोर्ड। इसका मतलब बोर्ड के सामने क्या रखा है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल, और बोर्ड के पीछे क्या रखा है, साउथ पोल। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास होती हैं कहां से कहां पास होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें मान लीजिए सपोज ये कोई रॉड है और इस तरीके से इंटर कर रही है, ये मान लीजिए कोई मेटल है, कंडक्टर है, कोई रॉड है, तो डेफिनेटली उसको जब आप ऐसा पास करवाओगे तो ये फ्लक्स को कट कर रही है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है और इसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए दो रूल हैं। उनमें से एक रूल है जिसको अपन बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और दूसरा है लेंस लॉ, जो जनरली आप लोग को एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला लेंस लॉ, तो आप लोग को सुनाई दे रहा होगा लेंस लॉ, लेंस नहीं है लेंस, LENZ, लेंस लॉ। तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आप लोगों को 3 रूल बताए थे। एक एम्पियर स्विमिंग रूल, एक मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और एक बताया था राइट हैंड पाम रूल। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए आपने 2 रूल देखे थे, एक राइट हैंड पाम रूल और दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब ये राइट हैंड पाम रूल कॉमन था आपका, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता करते थे और लॉरेंज फोर्स भी। और इसलिए क्वेश्चन बनता है बाय विच रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें करेक्ट आंसर रहेगा राइट हैंड पाम रूल, जिससे आप दोनों पता कर सकते हो। सेकंड बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उस वक्त मैंने मार्क करवाया था आपको, क्योंकि आगे चल के मैंने कहा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आएगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है किस रूल से क्या फॉलो करते हैं, क्या पता करते हैं। तो मैंने कहा याद करना बहुत सिंपल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट में L और लॉरेंज L, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या पता करते हैं, लॉरेंज फोर्स, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने। तो पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही देख लेते हैं, फिर लेंस लॉ बताता हूं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल कि एक रॉड को यदि आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से पास करोगे तो फ्लक्स कट करेगी, उसके कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। किस डायरेक्शन में, ये हम लोग पता करते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब अपने राइट हैंड में ये थंब को, 4 फिंगर को, सेंटर फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है आपको। थंब को, 4 फिंगर को, सेंटर फिंगर को, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। और बिल्कुल वैसे ही बाकी ABC, B क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, C क्या बताएगा, करंट, और ये बताता है फोर्स। तो फोर्स तो नहीं रहेगा, यहाँ मोशन रहेगा। हमेशा मोशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, तो आपको फोर्स ना करके मोशन रखिए। मतलब यदि हम अपने राइट हैंड के थंब, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर को, तीनों को परपेंडिकुलर रखें इस तरीके से कि थंब को बताना है कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन, 4 फिंगर को बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर फिंगर बताएगी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा था, मतलब थंब को ऐसा रखना पड़ेगा इस कंडक्टर की मोशन या वेलोसिटी के डायरेक्शन में।
फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इनवर्ट दिख रहा था, ऐसा रखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सेंटर फिंगर कैसे जा रही है, अपवर्ड। मतलब इस रॉड में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपवर्ड, समझ रहे हैं बात? तो जब आप इस तरीके से मूव करवाएंगे तो इसमें करंट अपवर्ड जाएगा। तो ये किससे निकालते हैं? बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ इन राइट हैंड थंब, forefinger and center finger are placed mutually perpendicular, such as thumb indicate the direction of motion of conductor, forefinger indicate the direction of magnetic field, then the direction of induced current is given by center finger. This is Fleming's right hand rule. Second है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है लेंस लॉ। व्हाट इज लेंस लॉ? ये लेंस लॉ क्या है? पहली चीज तो लेंस लॉ, ये लेंस लॉ जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस पर बेस्ड है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। चलिए वो बाद में करेंगे। पहली चीज तो ये है, व्हाट इज लेंस लॉ? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट प्रोड्यूसेस। लेंस लॉ के हिसाब से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज लेंस लॉ। अभी मैं समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी पहले केवल सुनिए, आप वर्ड सुनिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट प्रोड्यूसेस। देखिए, यदि मान लीजिए ये कॉइल है और इसके क्लोज आप मैग्नेट को ला रहे हैं, तो आपको मालूम है मैग्नेट को क्लोज लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कॉइल में क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो लेंस लॉ ये बोल रहा है इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ये उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए, आपको क्लियर, ये कॉइल है और इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है। मतलब इस कॉइल में इंड्यूस करंट इस तरीके से होगा कि यहां पर क्या बन जाए? नॉर्थ पोल। आपको ये तो पता है कि कॉइल में से यदि करंट फ्लो करता है तो इसमें इमेजिनरी मैग्नेट डेवलप होता है, जिसके एक एंड पर क्या बनता है? नॉर्थ, और एक पर क्या बनता है? साउथ, मैग्नेट बनता है। तो यहां भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसमें जो इमेजिनरी मैग्नेट बने उसका इस साइड होना चाहिए नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ जो है वही नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस कॉइल में करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है। तो ये कॉइल में करंट ऐसा होगा कि ये उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है। ये चाहे क्लोज ना आए, तो क्लोज कब नहीं आएगा? जब नॉर्थ के ऊपर क्या लगे? रिपल्सिव फोर्स। अब वो रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब यहाँ क्या बन जाए? नॉर्थ पोल। और आप सबको पता है कि नॉर्थ पोल कब बनता है? जब कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें नॉर्थ पोल को क्लोज लाओगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या होगा? यहां क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ कर अपोज करेगा। ऐसे ही जब आप इसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे और आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो तुरंत आपका आंसर होना चाहिए इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा।
क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज होने से यहां पर क्या बनेगा? साउथ पोल, और साउथ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब दूर नहीं जाने देगा। भाई दूर जाने से क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से यहां क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट, और इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? डेफिनेटली क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यदि आप इसी की जगह पर साउथ पोल को क्लोज लाओगे और पूछा जाए बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आपको क्लियर, यदि क्लोज ला रहे हो तो यहां क्या बनना चाहिए? साउथ पोल। तो यही साउथ पोल इसको क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब साउथ पोल कब बनेगा? जब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो। और आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये किस को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, राइट? तो बच्चों ये है एक्चुअल में लेंस लॉ।